नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन पोर्टल पर मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी के टॉप 10 क्वेश्चंस को, जो कि हमने लिया है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसके डेमो टेस्ट पेपर से। तो इस लेक्चर को शुरू करूं उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की हमारी टेस्ट सीरीज में एडमिशन लेने के लिए, वो किस प्रकार से इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर ओपन करना है, उसमें जो है डिकोड एग्ज़ाम टाइप करना है, हमारा ऐप आ जाएगा, उसे डाउनलोड कर लेना है, अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। और उसके बाद जो है ये जो पहला पेज दिखेगा, इस पे आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है डोंट हैव एन अकाउंट। इस पर जब क्लिक करेंगे तो जो है एक विंडो ओपन होगा, उसमें आपको अपना नाम लिखना है, नंबर लिखना है, ईमेल लिखना है। उसके बाद ये जो है विंडो ओपन हो जाएगा जो यहाँ से आपको दिख रहा है। इसमें आपको टेस्ट के सेक्शन पे क्लिक करना है। टेस्ट के सेक्शन पे जब क्लिक करेंगे तो ऐसा एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। इस समय 2 टेस्ट हमारे चल रहे हैं, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2019 के लिए और जूनियर असिस्टेंट 2019 के लिए। तो आपको जिसमें भी ज्वाइन करना हो तो सबसे पहले आप जाएं अटेम्प्ट टेस्ट में। जब अटेम्प्ट टेस्ट में क्लिक करेंगे तो ऐसे ओपन हो जाएगा, जिसमें सारे लाख टेस्ट होंगे। एक जो डेमो टेस्ट है वो जो है ओपन होगा, उस पर क्लिक करेंगे, 2 ऑप्शन दिखेगा, या तो आपको टेस्ट देना है या पीडीएफ डाउनलोड करना है। तो आपको जो भी करना हो, अगर ये सारी प्रक्रिया कर लेते हैं, आप संतुष्ट हैं कि नहीं आपको ये ज्वाइन करना है, तो इस बटन पे क्लिक करके फीस पेमेंट करके आप इस टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। अगर आपको इस प्रक्रिया में कोई दिक्कत आती है तो आप ये जो नंबर दिख रहा है इस पे जो है व्हाट्सएप या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और पहले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, ये जो पूरी टेस्ट सीरीज बनाई गई है, इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो बाइलिंगुअल हैं और इसी तरीके से ऐप में आपको वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, जहाँ भी आप टेस्ट देंगे ऐप में या लैपटॉप में, तो इसी तरह से ऊपर हिंदी, नीचे उसकी इंग्लिश। ठीक है, हालांकि व्याख्या बाइलिंगुअल नहीं है, वो केवल हिंदी में है, केवल क्वेश्चन बाइलिंगुअल है। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के नवीनतम वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2019-20 और वर्ष 2020-21 में क्रमशः किस दर से बढ़ेगी। According to the latest World Economic Outlook report of the International Monetary Fund, at what rate will the Indian economy grow in the year 2019-20 and 2020-21 respectively? 7%, 7.2%, 6.7%, 7%, 7.2%, 6.8%, 6.9%, 7.3%। तो इसका जो है उत्तर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। जो है अब तक काफ़ी लोग जुड़ गए हैं, तो कमेंट में बताइए कि इसका क्या उत्तर है। ठीक है, तो काफ़ी लोग जो है लिख चुके हूँ, तो इसका मैं उत्तर बताता हूँ। 7.0% और 7.2% यही बताया गया है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। ठीक है, तो ये जुलाई 2019 में रिपोर्ट जारी की गई। ठीक है, तो ऐसे भी पूछ लेता है एग्जाम में कि कौन सी रिपोर्ट कौन ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है। तो देखिए, जुलाई 2019 में जारी IMF इसको जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है, के अनुसार क्या बताया गया। बताया गया कि 2019-20 और 2020-21 में क्रमशः 7% यानी 19-20 में, और 2% बढ़ जाएगा 20-21 में, तो 7.2% की दर से भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में ये बताया गया। बहुत सारी एजेंसियां हैं जो अलग अलग आपको जो है बताएंगे। ठीक है, अब देखिए इसका डिटेल लिखा गया है, कुछ उन्होंने महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं इस रिपोर्ट में, वो लिखा गया है। तो IMF ने भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अनुमान लगाया है कि भारत की घरेलू मांग IMF के पूर्व अनुमान के मुकाबले कमजोर रह सकती है। ठीक है, इस कारण IMF ने 2019-20, 20-21 वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अपने अनुमान में 3.3% अंक की कटौती कर इसे 7% कर दिया है। ठीक है, तो पहले क्या था, ये पहले था 7.3।
आईएमएफ के अनुसार चीन में टैरिफ बढ़ने और कमजोर विदेशी मांग की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के वर्ष 2019-20 में वैश्विक अर्थव्यवस्था किस प्रकार से बढ़ेगी पूरी दुनिया की, तो वो है 3.2% की दर से, और 2020-21 में जो है ये 3.5% की दर से बढ़त का अनुमान आईएमएफ ने व्यक्त किया है। अब जो है आते हैं अगले प्रश्न पे, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होगा इंडियन इकोनॉमी का। तो फिलिप्स वक्र किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है? मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी। द फिलिप कर्व एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी, करेंसी इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। मुद्रास्फीति एवं अदृश्य बेरोजगारी, इन्फ्लेशन एंड इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट। डी, मुद्रास्फीति एवं चक्रीय बेरोजगारी, इन्फ्लेशन एंड साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसका उत्तर बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा, क्या बताता है, किसमें संबंध व्यक्त करता है? तो इसका उत्तर है ए, मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी में। ठीक है, तो क्या ये पूरा मामला है, इसको समझ लेते हैं। तो फिलिप वक्र एक सिंगल समीकरण अर्थमेटिक मॉडल है जिसका नाम विलियम फिलिप्स के नाम पर रखा गया, जो बेरोजगारी की दरों और मजदूरी में बढ़ोतरी की दरों के बीच एक ऐतिहासिक प्रतिकूल संबंध जो है बताता है। ये जो है मौद्रिक मजदूरी में परिवर्तन की दर या स्फीति की दर तथा बेरोजगारी की दर के बीच विलोम संबंध प्रतिस्थापित किया। अर्थात क्या है, जब मुद्रास्फीति की दर ऊंची होगी, जब मुद्रास्फीति बढ़ेगी, जब इन्फ्लेशन होगा तो बेरोजगारी घटेगी, जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो बेरोजगारी घटेगी। मुद्रास्फीति की दर ऊंची होगी तो बेरोजगारी की दर कम होगी। यह संबंध प्रदर्शित करने वाला वक्र जो है फिलिप्स वक्र कहलाता है। ठीक है, तो मुद्रास्फीति जब बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो बेरोजगारी कम होगी, उल्टा है दोनों में संबंध, यही संबंध बताता है फिलिप वक्र। अगला बात करते हैं, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसे डिटेल में समझेंगे। भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किनसे चालू खाता बनता है? पहला, व्यापार संतुलन, दूसरा विदेशी परिसंपत्तियां, तीसरा अदृश्यों का संतुलन, और चौथा विशेष आहरण अधिकार। विथ रेफरेंस टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कंस्टिट्यूएंट ऑफ करेंट अकाउंट? ट्रेड बैलेंस, फॉरेन एसेट, इनविजिबल बैलेंस, स्पेशल ड्राइंग राइट। तो इसका क्या उत्तर है, कमेंट में बताइए क्या है इसमें शामिल। तो इसका उत्तर है सी, 1 और 3, व्यापार संतुलन और अदृश्यों का संतुलन। ठीक है, विदेशी परिसंपत्तियां चालू खाते में ना आकर के पूंजी खाते यानी कैपिटल अकाउंट में आएंगी, तो इसको जो है समझिए। तो देखिए, भुगतान संतुलन जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो खाते हैं। ठीक है, उसके दो अकाउंट है, कौन कौन से हैं? तो एक चालू खाता यानी करंट अकाउंट, और एक जो है पूंजी खाता यानी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यही बात लिखी गई है। अब समझते हैं भुगतान संतुलन के चालू खाते में क्या क्या आता है, इसी तरह से ये पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए, भुगतान संतुलन के चालू खाते में आता है दृश्य मदें। ठीक है, विजिबल आइटम, अदृश्य मदें, इनविजिबल आइटम और हस्तांतरण यानी ट्रांसफर्स को शामिल किया जाता है। तो ये तीनों को हम समझ लें। ठीक है, कि इनविजिबल क्या है, ट्रांसफर क्या है और विजिबल क्या है। ठीक है, तो देखिए, दृश्य मदें वो होती हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। ठीक है, तो अब इस्पात जा रहा है, स्टील जा रहा है, बॉर्डर वो पोर्ट पर हम देख रहे हैं कि नहीं, वो जो है जहाज पर लोड हो रहा है, बड़े बड़े जो है कंटेनर में तेल जा रहा है, वो सब हम देख रहे हैं अपने आँखों से कि वो जो है जा रहा है। ठीक है, जैसे फल का निर्यात, सब्जियों का निर्यात, फिजिकल गुड्स का निर्यात, जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से देख सकें, इसको हम रखते हैं विजिबल आइटम में। ठीक है, तो इसके अंतर्गत वस्तुओं, गुड्स का आयात निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट आता है। जैसे
इंजीनियरिंग वस्तुएं, रत्न और आभूषण, कपड़ा परिधान, पेट्रोलियम उत्पाद, खाद्यान्न आदि। इन्हें दृश्य मद, देखिए लिखा गया इसमें, इन्हें दृश्य मद इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। अच्छा, अदृश्य मदें क्या है? तो अदृश्य मदें ऐसी मदें हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। इसमें क्या क्या शामिल है? तो सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो आदान प्रदान तो हो रहा है लेकिन हम उसको देख नहीं सकते। कॉल सेंटर, अब अमेरिका की कंपनी का कॉल सेंटर जो है इंडिया में बना हुआ, गुड़गांव में, और फ़ोन कहाँ से आ रहा है? तो अमेरिका के कस्टमर को डील किया जा रहा है गुड़गांव से, ठीक है, कॉल सेंटर। पर्यटन, ये भी इनविजिबल है। वित्तीय सेवाएं, बीमा, ब्याज, लाभांश, ये सारी जो है आपका इनविजिबल में। और हस्तांतरण जिसे कहा जाता है ट्रांसफर्स, ठीक है, इसके अंतर्गत आता है प्रेषण, रेमिटेंस, ठीक है। तो भारत के बहुत सारे लोग जो है विदेशों में हैं, वहाँ काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो भारत में भेजते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रेमिटेंस कहते हैं, ठीक है, प्रेषण। उसी तरह से उपहार है, देश को उपहार मिलता है, जो है आपके बड़े बड़े अधिकारी जो है मंत्री वगैरह दौरा करते हैं विदेशों में, उपहार मिलता है। इस तरीके से भी आप देखते हैं कि जो है भारत कई देशों का मदद करता है कि इतने लाख डॉलर की मदद की गई, ठीक है, उसको वसूला नहीं जाएगा, वो एज ए मदद है, ठीक है, वो एक प्रकार का उपहार है। तो ऐसे जो है अन्य देशों से भी मिलता है, ठीक है। तो ये प्रेषण, उपहार और सहायता आदि, तो ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं? तो ये तीनों मिलकर के बनाते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट का, भुगतान संतुलन का चालू खाता, ठीक है। अब इसी में भुगतान संतुलन आपने समझ लिया, एक वर्ड और आता है व्यापार संतुलन। तब बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये क्या है? तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब है आयात और निर्यात, ठीक है। अब आयात में क्या है? तो आयात में दृश्य मदें भी शामिल हैं, अदृश्य मदें भी शामिल हैं, हस्तांतरण भी शामिल है, ठीक है। तो वस्तुओं और अदृश्य मदों यानी सेवाओं का आयात निर्यात भी शामिल है, हस्तांतरण नहीं, ठीक है। तो आयात और निर्यात, तो अगर किसी देश का आयात अधिक है और निर्यात कम है तो उस देश का चालू खाता क्या रहेगा? घाटे में रहेगा, ठीक है। ये सूत्र यहाँ बता दिया गया। तो अगर आप जो है आयात कर रहे हैं, कोई देश अगर आयात अधिक कर रहा है और निर्यात कम कर रहा है तो उसका चालू खाता क्या रहेगा? घाटे में रहेगा। और किसी देश का निर्यात उसके आयात से अधिक है, तो कम आयात कर रहा है, निर्यात अधिक कर रहा है, तो उस देश का चालू खाता क्या रहेगा? करेंट अकाउंट सरप्लस में रहेगा, ठीक है। उसी प्रकार से किसी देश में हस्तांतरण, ट्रांसफर अन्य देशों से कम आ रहा हो, जैसे मान लीजिए कि भारत के लोग जो है दुनिया में हैं और वो हर वर्ष 1 लाख करोड़ रुपए जो है भारत में भेज रहे हैं दुनिया से कमा करके, रेमिटेंस, और दुनिया भर के लोग भारत में काम करते हैं। ये तो दो तरफा है, केवल जो है भारत का ही व्यक्ति बाहर नहीं काम करता है, बाहर के लोग भी हमारे यहाँ काम करते हैं। तो वो 1 लाख करोड़ भेज रहा हो और भारत के लोग, और यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं वो अपने देशों में यहाँ से कमाकर, भारत से कमाकर 1.5 लाख करोड़ भेज रहे हो, तो भी क्या होगा? चालू खाता घाटे में रहेगा। तो उस देश का चालू खाता घाटे में रहेगा, ठीक है। और अगर इसके उलट हो कि भारत में 2 लाख करोड़ रेमिटेंस आ रहा है लेकिन भारत से बाहर जा रहा है 1 लाख करोड़, ठीक है, तो 1 लाख करोड़ का शुद्ध लाभ हुआ, ठीक है, रेमिटेंस में। अब देखिए भुगतान संतुलन का पूंजी खाता, तो पूंजी खाते में क्या आता है? तो इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आता है, यानी FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, संस्थागत विदेशी निवेश, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, और बाह्य लोन तथा विदेशी परिसंपत्तियां इसके तहत आती हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से किस बैंक को RBI द्वारा अगस्त 2019 में अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ शेड्यूल्ड बैंक बाय द RBI इन अगस्त 2019? कोटक महिंद्रा बैंक, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, बंधन बैंक। तो किसे जो है अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया, ठीक है, अगस्त 2019 में? तो इसका जो है उत्तर आप लिखें, क्या होगा? कोटक महिंद्रा बैंक, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, बंधन बैंक। तो ये है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक को RBI
ने अगस्त 2019 में अनुसूचित बैंक, शेड्यूल्ड बैंक का दर्जा दिया। ठीक है, तो शेड्यूल्ड बैंक क्या होते हैं उसको समझ लीजिए। तो अनुसूचित बैंक वे बैंक हैं जो आरबीआई एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में, ठीक है, शामिल है। तो उसके सेकंड शेड्यूल्ड में जिनके बारे में जो है लिखा गया है वो जो है क्या है, शेड्यूल्ड बैंक है। ठीक है, तो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक को यह मिला है। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक 2009 में एक वित्तीय सेवा कंपनी के तौर पर इसने अपना कार्य शुरू किया और वर्तमान में इस बैंक के देश भर में 260 शाखाएं और 338 परिसंपत्ति केंद्र हैं। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक को पहले जन लक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम से जाना जाता था। तो जन लक्ष्मी का नाम आपने जरूर सुना होगा। इस बैंक का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है और अजय कंवल जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रबंधक निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। अगला, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान है? एट विच रैंक इंडिया इज इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2019? 36वां, 48वां, 44वां, 82वां? तो इसका उत्तर जल्दी से लिखें आप जो है। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2019 में भारत का स्थान रहा 36वां, यानी उत्तर ए। ठीक है, तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो इसको कौन जारी करता है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। ठीक है, इस सूचकांक में 2019 में 50 देश शामिल थे जिसमें भारत को 36वां स्थान प्राप्त हुआ है और भारत के जो अंक थे वो 16.22 रहे। तो इस अंक पर भारत को 36वां स्थान प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष भारत 44वें स्थान पर था, तो भारत ने काफी लंबी छलांग लगाई है, ये समझ में आ रहा है। अगर ब्रिक्स देशों की बात की जाए तो इस सूचकांक में 21.45 अंक प्राप्त कर 25वें स्थान पर चीन ब्रिक्स देशों में सबसे अच्छी स्थिति में है, तो 25वां पे है। ब्राजील 31वें पर है, रूस 29वें पर है और दक्षिण अफ्रीका 38वें पर है। तो भारत की स्थिति ब्रिक्स में केवल दक्षिण अफ्रीका से ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस सूचकांक में प्रथम 10 कौन से देश हैं उनकी लिस्टिंग है और अंतिम स्थान प्राप्त करने वाले 5 कौन से देश हैं उनकी लिस्टिंग है। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पर। तो किन 3 बैंकों को हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने प्रॉम्प्ट एंड करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर करने की घोषणा की है? इलाहाबाद बैंक, कारपोरेशन बैंक और धनलक्ष्मी बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ द इंडिया रिसेंटली अनाउंस्ड बैंक द एग्जिट ऑफ विच 3 बैंक फ्रॉम इट्स पीसीए फ्रेमवर्क? इलाहाबाद बैंक, कोऑपरेशन बैंक और धनलक्ष्मी बैंक। सिंडिकेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बंधन बैंक। तो इसका उत्तर आप बताएं, किसे जो है आरबीआई ने अपने पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर करने की घोषणा की है? तो ये 3 बैंक हैं। इसका उत्तर है ए, इलाहाबाद बैंक, कारपोरेशन बैंक और धनलक्ष्मी बैंक। इसका डिटेल देख लें। तो आरबीआई ने 26 फरवरी 2019 को देश के 3 और बैंकों को, इसका मतलब है पहले भी और बैंकों को ये निकाल चुके हैं, अपने प्रॉम्प्ट एंड करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर करने की घोषणा की। इन 3 बैंकों में 2 सार्वजनिक क्षेत्र के हैं, पब्लिक सेक्टर के हैं। कौन कौन? इलाहाबाद बैंक और कारपोरेशन बैंक, और एक निजी बैंक है, कौन सा? धनलक्ष्मी बैंक। इससे पूर्व 3 और बैंकों को बाहर किया गया था। कौन कौन थे वो? बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और बैंक ऑफ महाराष्ट्र को इस फ्रेमवर्क से बाहर किया गया था। अब कुल 6 बैंक इस फ्रेमवर्क में शेष बचे हैं। किसी बैंक को इस फ्रेमवर्क में तब शामिल किया जाता है जब वह बैंक खतरों के 3 तय मानकों को पार कर जाता है। ठीक है, और सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, ये जो है नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीए की जो समस्या है का स्तर 6% पार हो जाने पर इसमें एक महत्वपूर्ण मानक है। ठीक है, एनपीए समस्या बना हुआ है बैंकों के लिए अभी भी।
अगला, भारत एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के लोकल करेंसी फंडिंग का पहला प्राप्तकर्ता बनेगा। AIIB का मुख्यालय कहां पर स्थित है? इंडिया टू बिकम द फर्स्ट रिसिप्ट ऑफ द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक लोकल करेंसी फंडिंग, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ AIIB लोकेटेड? काठमांडू, कोलंबो, ढाका, बीजिंग। तो कहां पर है AIIB का मुख्यालय? कमेंट करिए। इसका उत्तर है डी, बीजिंग। बीजिंग में है ये। तो इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लें। AIIB, तो इसका मुख्यालय जो है बीजिंग में है। इसकी स्थापना 25 दिसंबर 2015 को ऊर्जा, परिवहन, शिक्षा व स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में निवेश हेतु किया गया। चीन की हिस्सेदारी 30.891% इस बैंक में है और चीन इस बैंक का सबसे बड़ा शेयर धारक है, जबकि भारत की इस बैंक में हिस्सेदारी है 8.679% और भारत इस बैंक का दूसरा सबसे बड़ा शेयर धारक है। जुलाई 2019 में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष ने घोषणा की कि भारत स्थानीय मुद्रा वित्त पोषण का पहला ऋण प्राप्तकर्ता देश होगा। स्थानीय मुद्रा वित्त पोषण उधारकर्ताओं को अधिक विकल्प प्रदान करता है। यह वित्त पोषण करेंसी स्वैप तंत्र के द्वारा संपादित होता है। विनिमय दर की किसी भी अनिश्चित स्थिति से बचने के लिए दो पक्ष या दो देश एक दूसरे के साथ करेंसी स्वैप का समझौता करते हैं। करेंसी स्वैप का अर्थ है मुद्रा की अदला बदली। तो यहाँ करेंसी स्वैप शब्द का यूज हुआ था, तो वो क्या होता है वही इस लाइन में बताई गई है। जब किसी कारपोरेट ने विदेशी मुद्रा में अस्थिर दर पर ऋण लिया और ब्याज दर बढ़ने या घरेलू मुद्रा गिरने का इंतजार कर रहा है तो करेंसी स्वैप एक आदर्श विकल्प होता है। तो एक करेंसी स्वैप के बारे में बात हुई। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार नोटों का विमुद्रीकरण 12 जनवरी 1946 को किया गया। इस विमुद्रीकरण में निम्नलिखित में से किस मूल्य के नोटों का विमुद्रीकरण नहीं किया गया? ठीक है। Demonetization of currency notes was done for the first time in India on 12 January 1946. Which of the following denomination of note was not demonetized in this demonetization? 500 की नोट, 1000 की नोट, 2000 की नोट और 10,000 की नोट। ठीक है, तो इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर है सी, 2000 की नोट। ठीक है, तो अब पूरा जो है विमुद्रीकरण के इतिहास को ही देख लेते हैं, भारत में क्या रहा। तो देखिए 12 जनवरी 1946 को जो है विमुद्रीकरण किया गया भारत में पहली बार नोटों का। ठीक है, इसमें 2000 मूल्य वर्ग के नोटों का विमुद्रीकरण नहीं किया गया था। ठीक है, उस समय ये बहुत बड़ी रकम हो गई। जब सरकार पुरानी, अब ये हम समझना चाहते हैं कि विमुद्रीकरण, डीमोनेटाइजेशन कहते किसको हैं। तो जब सरकार पुरानी मुद्रा को कानूनी तौर पर बंद कर देती है और नई मुद्रा लाने की घोषणा करती है तो इसे विमुद्रीकरण कहते हैं। इसके बाद पुरानी मुद्रा अथवा नोटों की कोई कीमत नहीं रह जाती, हालांकि ये बैंक में बदल लिए जाते हैं, जैसे इस बार आपने देखा था। तो भारत में पहली बार वर्ष 1946 में 500, 1000 और 10,000 के नोटों को बंद करने का निर्णय लिया गया था। और 1970 के दशक में भी प्रत्यक्ष कर की जांच से जुड़ी वांचू कमेटी ने यह सुझाव दिया था कि विमुद्रीकरण किया जा सकता है, लेकिन कहा जाता है कि यह सुझाव सार्वजनिक हो गया और इसलिए नोटबंदी नहीं हो पाई। तो 1946 में जो 1000, 5000 और 10,000 के उच्च मूल्य वर्ग के बैंक नोटों को पुनः 1954 में जारी किया गया, जो 46 में बंद किए गए। फिर इसे जो है जनवरी 1978 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने बंद कर दिया और 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1000 और 500 रुपए के नोट बंद करने अर्थात विमुद्रीकरण की घोषणा की। ठीक है, अब बात करते हैं सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी तथा सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में अंतर किसके बराबर है? विदेशों से प्राप्त विशुद्ध आय, विशुद्ध परोक्ष कर, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, कोई अंतर नहीं। तो इसका उत्तर बताएं। तो इसका उत्तर होगा ए। ठीक है, तो अब एक एक करके जो है हम इसको पूरा समझ लेते हैं कि जीडीपी क्या होती है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट,
ठीक है। तो इसकी परिभाषा देखिए, किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर एक वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाता है? कहा जाता है उस देश की जीडीपी। तो जीडीपी का जब कैलकुलेशन होता है तो हम केवल और केवल नेशन की बाउंड्री का ख्याल रखते हैं। क्या लिखा गया? किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर एक वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को किसी देश की जीडीपी कहा जाता है। तो बताया जा रहा है कि किसी देश की सीमाओं के अंदर, तो देश, किसी भी देश की सीमा में आज जो है इतना तगड़ा ग्लोबलाइजेशन का मामला है, केवल उस देश की कंपनियां नहीं होंगी, केवल उस देश के कर्मचारी नहीं होंगे। भारत में बहुत सारी विदेशी कंपनियां हैं, बहुत सारे विदेशी यहाँ काम करते हैं। तो इसका मतलब है कि विदेशी कंपनियों ने जो भी उत्पादन किया, विदेशी नागरिकों ने जो भी उत्पादन किया, वो भी हमारे जीडीपी में क्या होगा? जुड़ेगा। तो भारत की जीडीपी में असल में क्या क्या है जुड़ा हुआ? तो इसमें उस देश में काम कर रहे विदेशी नागरिकों और कंपनियों द्वारा अर्जित आय को भी शामिल किया जाता है। अतः इसका फार्मूला क्या है? जीडीपी को जोड़ते समय हम केवल देश की भौगोलिक सीमा का ध्यान रखते हैं, नागरिकता का नहीं। किसी ने भी, किसी देश की कंपनी ने कुछ भी किया, अगर वो भारत की सीमा के अंदर किया तो भारत की जीडीपी है। अब अगला, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो जिस प्रकार से जो है हमने जीडीपी में केवल बाउंड्री को देखा, उसी तरीके से जीएनपी में हम केवल क्या देखेंगे? नागरिकता। तो भारत के नागरिक ने भारत के सीमा के अंदर कितना जो है उत्पादन किया, और भारत का नागरिक या भारत की कंपनी ने अमेरिका में कितना उत्पादन किया, ब्राजील में कितना उत्पादन किया, ये उसको भी हम जोड़ेंगे। तो यहां नागरिकता हम जोड़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, किसी देश की सीमा के अंदर या बाहर उस देश के निवासियों द्वारा उत्पादित, सीमा के अंदर या बाहर, किसी देश की सीमा के अंदर या बाहर उस देश के निवासियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को उस देश की जीएनपी कहा जाता है। इसमें देश की कंपनियों और नागरिकों द्वारा प्राप्त आय को शामिल किया जाता है। इसमें कंपनियों और नागरिकों द्वारा प्राप्त आय को शामिल किया जाता है तथा विदेशी कंपनियों और नागरिकों द्वारा देश में अर्जित आय को घटाया जाता है। तो क्या कर दिया जाता है जीएनपी में कि नागरिकता देखी जाती है। तो हमारे देश के नागरिकों ने देश के अंदर कितना जीडीपी बनाया, बाहर कितना बनाया, सबको हमने जोड़ लिया। उसके बाद हमने क्या किया कि हमारे देश के अंदर विदेशी नागरिकों ने, विदेशी कंपनियों ने जो उत्पादन किया उसको घटा दिए। तो हमारा एग्जैक्ट आ गया, ठीक है। तो इसको ध्यान से देख लीजिए, इसमें देश की कंपनियों और नागरिकों द्वारा प्राप्त आय को शामिल किया जाता है तथा विदेशी कंपनियों और नागरिकों द्वारा देश में अर्जित आय को घटाया जाता है। अतः जीएनपी को जोड़ते समय हम देश की नागरिकता का ध्यान रखते हैं, देश की भौगोलिक सीमा की नहीं। तो आप ये समझ लीजिए, इस व्याख्या को पढ़िए आप खुद से और देखिए कितने जो है अच्छे तरीके से बात बताई गई है। ये ऐसा है कि इस पर क्लियरिटी लोगों की नहीं रहती है इन जनरल। अगर आप इसे देख रहे होंगे, मेरी बात को समझ रहे होंगे, तो आप जानते हैं केवल इसको पढ़ के आप बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं। तो जीडीपी में हम भौगोलिक सीमा का ध्यान रखते हैं, जीएनपी में हम नागरिकता का ध्यान रखते हैं, ठीक है। ये दो सूत्र हमें मिल गया। तो अब जो है इसे फार्मूले से समझ लें जो बात हमने की। तो अतः जीएनपी बराबर क्या होगा? तो जीडीपी में प्लस एक्स माइनस यम होगा। तो यहाँ एक्स से आशय देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय, यानी बाहर से देश में आती है, बाहर से जो उत्पादन हमारे नागरिक कर रहे हैं दुनिया भर में, तो उसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो जीडीपी में क्या जोड़ देंगे? एक्स जोड़ देंगे। एक्स क्या है? देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय, उसको जोड़ देंगे और एम को घटा देंगे। एम क्या है? एम से आशय विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय से, तो भारत के अंदर विदेशियों ने जो आय कमाई है उसे घटा देंगे से है, जिसे जीडीपी में से घटाया जाएगा। इस आधार पर किसी देश की जीडीपी और जीएनपी में अंतर विदेशों से प्राप्त विशुद्ध आय के बराबर होता है। और शुद्ध घरेलू उत्पाद की बात कर लें, लगे हाथ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो जीडीपी में से मूल्यह्रास, घिसावट को घटाने के बाद जो बचता है उसे एनडीपी कहा जाता है। डिप्रिसिएशन, देखिए कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं उसका मूल्य डिप्रिसिएट होता है, उसे हिंदी में हम घिसावट कहते हैं। वो चलती है तो जो है उसके मूल्य में कमी आती है, ठीक है, उसके जीवन में कमी आती है, उसे हम हिंदी में घिसावट कहते हैं। डिप्रिसिएशन और मूल्यन उसका जो है होता है, ठीक है। तो अगर
नेट हमको निकालना है तो हमें बस इतना करना है कि जीडीपी यानी ग्रास में से मूल्यह्रास यानी डेप्रिसिएशन को घटा देंगे तो एनडीपी आ जाएगा। और अगर इसे फार्मूले से समझना हो तो एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। और उसी तरह से शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अगर हमको निकालना है तो जीएनपी में से हास घिसावट डेप्रिसिएशन को घटा देंगे। इसका फार्मूला देखिए, एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म नहीं है। विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ 24 सितंबर 1982, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम 20 जुलाई 1956, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन 14 दिसंबर 1961। तो इसका उत्तर दीजिए कि कौन इसमें से सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें से सही सुमेलित नहीं है बी, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। ठीक है, तो देखिए बी। अब देखिए सारे जो संगठन हैं उनके बारे में जो है यहाँ पर 4-4, 6-6 लाइन में बताया गया है। जो मूल बात है, इन सब संगठनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसे रखा गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना हुई 24 सितंबर 1960 को। ठीक है, अब देखिए अब बात हो रही है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। तो GATT यानी गेट जिसे हम कहते हैं, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड के उत्तराधिकारी के रूप में पहले गेट था। फिर उसके बाद WTO का जन्म हुआ अप्रैल 1994 में। किस संधि से हुआ? तो ट्रीटी ऑफ मराकेश से जो है इस पर 111 देशों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किया था। और 1 जनवरी 1995 से WTO क्या हो गया? प्रभावी हो गया। अब WTO क्या करता है उसके बारे में, यह विश्व व्यापार के लिए दिशा निर्देशों को जारी करता है तथा नए व्यापारिक समझौतों में बदलाव और उन्हें लागू कराने के लिए उत्तरदायी है। भारत इसका एक संस्थापक सदस्य देश है। वर्तमान में इसके कुल 164 सदस्य हैं। चीन 2001 में इसका सदस्य बना था। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, तो की रूपरेखा कार्यकारी निदेशकों द्वारा जनवरी 1960 में IBRD की एक सहायक संस्था के रूप में खींची गई थी। इसकी स्थापना से संबंधित समझौता अनुच्छेद पर फरवरी 1960 में हस्ताक्षर हुए तथा 24 सितंबर 1960 में IDA अस्तित्व में आ गया। 27 मार्च 1961 को इसे विशिष्ट अभिकरण का दर्जा प्राप्त हुआ। IDA के सदस्यों की संख्या 172 2013 का ये डाटा है। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। ठीक है, उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD। ठीक है, तो ये आपको मैं बताना भूल गया कि आपको अगर जो है ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका डेमो का पूरा चाहिए जिसमें सब है 150 क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज की, तो वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आ गए हम अपने अंतिम प्रश्न पर। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य क्या है? लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना, निर्धन कृषकों को विशेष फसलों की कृषि के लिए ऋण उपलब्ध कराना, वृद्ध एवं निसहाय लोगों को पेंशन देना, कौशल विकास एवं रोजगार सृजन में लगे स्वयंसेवी संगठनों का निधियन करना। तो ये आसान प्रश्न है, इसका उत्तर आप जरूर देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। कमेंट करिए। तो इसका उत्तर है लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना। तो देखते हैं। तो 8 अप्रैल 2015 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मुद्रा बैंक की शुरुआत की गई। ठीक है, अब मुद्रा बैंक के बारे में जो है ये सारी बातें बताई गई हैं कि मुद्रा बैंक का क्या कार्य है, कैसे क्या है। ठीक है, ये सारी बातें जो है बहुत डिटेल में जो है और भी अन्य तथ्यों को इसमें डाला गया है। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास कैसा लगा और आपको हमारी टेस्ट सीरीज में जो प्रश्न डाले गए वो कैसे लगे। ठीक है, तो मिलता हूँ इसी तरह किसी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।